ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट, न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर एयर इंडिया से जुड़ी हुई। हादसे के बाद अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट तकनीकी वजहों से कैंसिल हो गई है, तो वहीं सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहे विमान को कोलकाता में रोका गया। दूसरी खबर राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई। मेघालय पुलिस ने घटना वाली जगह पर सभी आरोपियों को ले जाकर उनके साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। कहा हत्या में 2 हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। तीसरी खबर युद्ध की है। ईरान और इजरायल के हमले जारी हैं। इस बीच G7 समिट से लौटते समय डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले सीज फायर करवाने के लिए नहीं बल्कि उससे भी बड़ी बात के लिए लौट रहे हैं। और चौथी खबर पंजाब से, जहां पर यूट्यूबर कमल कौर भाभी की हत्या के बाद कई यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को धमकी मिली है। अश्लील रील और वीडियो हटाने को कहा गया है। पुलिस जांच में जुटी है। अब खबर विस्तार से देखिए। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जो है वो इस वक्त तेज कर दी है। जांच के लिए बनी एसआईटी को अब तक इस मामले में काफी सबूत मिले हैं। अब इन सबूतों के आधार पर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सारे एंगल खंगाले जा रहे हैं जिनकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं इस बीच राजा और सोनम रघुवंशी से जुड़े हुए कुछ वीडियो सामने आए। दावा किया गया कि ये वीडियो सोनम और राजा के रिसेप्शन का है, जहां संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्टेज पर राजा और सोनम एक साथ नजर आए। तभी मंच पर मौजूद एक शख्स ने दोनों से कई वचन लिए। मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा। सुबह पहले उठकर चाय पिलाने की बात हो या फिर शॉपिंग पर ले जाने की, राजा ने सब कुछ करने का वचन दिया। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। इतना ही नहीं, राजा ने सोनम को वर्ल्ड टूर पर भी ले जाने का भरोसा दिया। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। यानी राजा रघुवंशी ने सभी बातें मानते हुए मंच पर मौजूद शख्स के साथ हर वचन को दोहराया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब बारी सोनम के वचन देने की आई तो सोनम ने एक भी वचन मानने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ये सब हंसी मजाक में हुआ। रिसेप्शन का ये वीडियो देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इसी सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची होगी, क्योंकि मंच पर वो राजा के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। दोनों मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान हंसी मजाक में ही सही, लेकिन सोनम ने एक भी वचन मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। राजा ने एक कर सभी वचन पूरा करने का भरोसा दिया, लेकिन सोनम किसी भी वचन पर राजी नहीं हुई। राजा भाई तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। इस वीडियो को देखकर सोनम के इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मिले सबूत और सामने आ रही जानकारी ये बता रही है कि सोनम रघुवंशी कितनी शातिर है। आरोप है कि सोनम ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था और प्लान के तहत ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और अब बस उन्हें सजा मिलनी बाकी रह गई है। इस बीच इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि अब तक यही माना जा रहा था कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की खातिर पति राजा रघुवंशी को मार डाला, लेकिन राजा के भाई सचिन रघुवंशी के एक दावे ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है। राजा के भाई सचिन ने आरोप लगाया कि ये कोई आम हत्या नहीं बल्कि ये एक नरबली थी। पापा को बचाने के लिए इसने कि पापा काटे गए हैं तो अरेंज मैरिज कर लो, मैं दिक्कत नहीं आएगी है। तूने पापा को बचाने के अरेंज मैरिज करके और राजा को मार डाला। सचिन का आरोप है कि सोनम के पिता को हार्ट अटैक आ चुका है। उनका मानना है कि काले जादू की मदद से राजा की बलि देकर उन्होंने अपने पिता की सेहत ठीक करने की कोशिश की। राजा की मौत से पहले उनके घर वालों ने देखा कि किसी ने उनकी उल्टी तस्वीर दीवार पर लगाई थी। शक और डर की लकीरें वहीं से शुरू हुई। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अपराध की कड़ियों को जोड़ने के लिए शिलांग पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने यहां आए राजा रघुवंशी की 23 मई को हत्या कर दी गई थी।
इसी मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य आरोपी सोनम समेत सभी आरोपियों को लेकर पुलिस सोहरा पहुंची और वहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया। राजा रघुवंशी का जहां पर कत्ल किया गया था, पुलिस की जो टीम है वो अब सोनम, इसके अलावा जो बाकी तीनों आरोपी हैं उनको लेकर के यहां पर पहुंच गई है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद शिलोंग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नहीं 2 हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। There is one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. First dao which was thrown has been recovered. The second machete which is not recovered. शिलोंग पुलिस ने बताया कि सोनम ने पार्किंग में ही हत्यारों को राजा की हत्या करने का इशारा कर दिया था। हत्या के बाद आरोपियों ने राजा के शव को खाई में फेंक दिया था। इस दौरान पुलिस ने ये भी दावा किया कि हत्या की वजह लव ट्रायंगल के अलावा और भी कुछ हो सकती है। यही वजह है कि शिलोंग पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन में जुटी है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो क्रैश साइट का है, जहां पर आसपास के हॉस्टल में रहने वाले छात्र जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदते हुए दिखाई दिए। वीडियो में नजर आया कि बिल्डिंग की 3री और 5वीं मंजिल की बालकनी में कुछ छात्र खड़े थे। जब इन छात्रों को बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो ये बालकनी से ही नीचे उतरने लगे। वीडियो में ये भी दिखा कि इन छात्रों ने बेडशीट को नीचे लटकाया हुआ था ताकि उसके सहारे नीचे उतर सके। हॉस्टल में छात्राएं भी फंसी हुई थीं, जो जान जोखिम में डालकर बालकनी से कूदने की कोशिश करती हुई नजर आईं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस जगह अफरा तफरी मची है उसके ठीक बगल में भीषण आग लगी हुई है। दरअसल ये वही इलाका है जहां 12 जून को एयर इंडिया का विमान मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराकर क्रैश हुआ था। हॉस्टल से टकराने के चलते मेडिकल कॉलेज के भी कई छात्रों की इस हादसे में मौत हो गई थी। पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब जानना चाहती है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान आखिर कैसे क्रैश हो गया। इसे लेकर जांच और बैठकों का दौर जारी है। आज भी क्रैश साइट पर जांच एजेंसी मौजूद रही। आखिर 40 सेकंड के भीतर ऐसा क्या हो गया कि विमान आसमान में जाने की बजाय जमीन पर आकर गिर गया? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए लगातार जांच चल रही है। इस बीच डीजीसीए ने आज एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक भी हुई थी। वहीं इस हादसे में जिन 270 लोगों की जान गई, उसने डीएनए सैंपल का मिलान भी लगातार जारी है। अब तक करीब 200 शवों की पहचान की जा चुकी है और शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। 12 जून के प्लेन क्रैश के बाद आज पहली बार अहमदाबाद से एयर इंडिया की एक फ्लाइट लंदन जाने वाली थी, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही इस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। दोपहर 1:10 पर एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान AI-159 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। यात्री भी लंदन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी फ्लाइट रद्द होने की घोषणा की। शुरुआत में ये बात सामने आई कि टेक ऑफ से ठीक पहले हुए रूटीन चेकअप के दौरान तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने बोला कि आप है ना एयरपोर्ट पे जा सकते हो, आपको अल्टरनेटिव फ्लाइट मिल जाएगा। तो हम लोग, हमारे फैमिली पूरा 20 जन हम लोग यहाँ आए हमको रखने के लिए। अब वो बोल रहे हैं कि अभी अल्टरनेटिव कोई फ्लाइट नहीं है, आपको 19 जून को होगा। यात्रियों ने बताया कि इन्हें पहले 14 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाना था, लेकिन इसी तरह 14 जून की फ्लाइट भी अचानक रद्द कर दी गई। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से बताया गया कि विमान उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते फ्लाइट कैंसिल हुई। ऐसा लग रहा है कि एयर इंडिया की ग्रह दशा ही खराब हो गई, क्योंकि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद से ही एयर इंडिया के कई और विमान संकट में घिर चुके हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अगले ही दिन यानी कि 13 जून थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान AI-379 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आनन फानन में सभी यात्रियों को 156 यात्रियों को उतारा गया। दरअसल विमान में बम की धमकी मिली थी और इसी तरह 16 जून को हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट कुछ ही देर बाद वापस हांगकांग हवाई अड्डे पर लैंड कर गई। मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया कि पायलट को तकनीकी गड़बड़ी का आभास हुआ था, अंदेशा हुआ था, जिसके बाद उसने फ्लाइट वापस उतार दी। 16 जून को मुंबई से अहमदाबाद जा रहे AI-2493 की उड़ान भी ऐन मौके पर रद्द की गई। यात्री फ्लाइट में घुसने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। आज भी एयर इंडिया सुर्खियों में रहा। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली फ्लाइट AI-180 कोलकाता पहुंचते ही रोक दी गई, क्योंकि फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी थी। इसी तरह हादसे के बाद आज पहली बार अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-159 भी उड़ान नहीं भर सकी। पहले तकनीकी दिक्कत की बात सामने आई, फिर कहा गया कि फ्लाइट ही उपलब्ध नहीं है। आज ही दोपहर 2:15 पर बेंगलोर से एयर इंडिया की एक फ्लाइट AI-133 लंदन जाने वाली थी,
लेकिन इस बोइंग ड्रीमलाइनर की इस उड़ान को भी रद्द कर दिया गया। इसी तरह दिल्ली से पेरिस के लिए AI-143 की उड़ान भी तकनीकी वजहों से रद्द करनी पड़ी है, क्योंकि ये फ्लाइट अब दिल्ली से पेरिस नहीं जाएगी। ऐसे में 18 जून को पेरिस से दिल्ली लौटने वाली फ्लाइट AI-142 को भी रद्द करना पड़ा है। इधर कैप्टन सुमित सबरवाल आज पंचतत्व में विलीन हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में 270 लोगों की जान चली गई थी। उस प्लेन के पायलट सुमित सबरवाल थे, जिनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मुंबई लाया गया। पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल पवई के रहने वाले थे। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन जिस तस्वीर ने सबकी आंखें नम कर दी वो तस्वीर उनके पिता की थी। अपने बेटे को श्रद्धांजलि देते हुए करीब 88 साल के पुष्कर राज टूट गए। बुजुर्ग पिता बस हाथ जोड़कर नम आंखों से अपने बेटे को निहारते रहे। बेटे के पार्थिव शरीर के आगे वो फूट फूट कर रोए। कैप्टन सुमित सबरवाल बहुत ही अनुभवी पायलट थे। उनके पास 8200 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था। कैप्टन सुमित सबरवाल अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे कि वो अब रिटायरमेंट लेकर अपने पापा की सेवा करेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस बेटे ने अपने पिता के लिए सपने देखे थे वो अब उनकी आंखों के सामने पंच तत्व में विलीन हो गया। पिता का सहारा, उनकी उम्मीद और उनका संसार एक झटके में बिखर गया। आज एक और पायलट को भी अंतिम विदाई दी गई। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह का जयपुर के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। जिन्हें जयपुर में आखिरी विदाई दी गई, उनके अंतिम संस्कार में आसपास के सैकड़ों लोग शामिल हुए और उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इससे पहले राजवीर सिंह चौहान की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में राजवीर की पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भी शामिल हुई। इस दौरान दीपिका चौहान वर्दी में नजर आई। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को हाथों में ले रखा था और उनकी आंखें नम थीं। राजवीर सिंह चौहान की अंतिम यात्रा में राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत भारी संख्या में लोग जुटे। बहुत दुख की घड़ी है, एक परिवार के लिए भी और पूरे राष्ट्र के लिए। राजवीर सिंह चौहान लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर होने के बाद आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए फ्लाइंग कर रहे थे। केदारनाथ में हुए हादसे में उनकी मौत हो गई थी। पंजाब की यूट्यूबर कमल कौर भाभी की हत्या के बाद से कई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी धमकियां मिल रही हैं। पंजाब पुलिस ने जांच के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया है। लिस्ट में सबसे पहला नाम दीपिका लूथरा का है, जिन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। दीपिका का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चीजें डालना बंद कर दिया था और जिन कंटेंट पर आपत्ति थी वो भी हटा दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें थ्रेट कॉल आ रही थी। इधर पुलिस ने दीपिका लूथरा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और कई जवानों को भी तैनात किया है। जिन यूट्यूबर्स को धमकियां मिल रही हैं उनमें तरना तरन की प्रीत जट्टी भी शामिल हैं। प्रीत को ईमेल और विदेशों से आई कॉल के जरिए जान की धमकियां मिल रही हैं। प्रीत जट्टी की शिकायत के बाद पुलिस महकमा एक्शन में आ गया है। गोइंदवाल साहिब के डीएसपी अतुल सोनी को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल कमल कौर की हत्या के बाद निहंग अमृतपाल सिंह ने लाइव आकर कहा था कि वो कई और ऐसे यूट्यूबर्स को ठिकाने लगाने के बाद ही जेल जाएगा। बिहार के चकिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने वो काम किया जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक महिला का पैर ट्रेन में चलते समय फिसल गया। वो ट्रैक पर गिरती उससे पहले ही आरपीएफ जवान ने उसे खींच लिया। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली थी। वीडियो में आरपीएफ जवान लटके लोगों को अंदर चढ़ाता दिखाई दिया। ट्रेन की सीढ़ियों पर लटके लोगों को ऐसा न करने के लिए समझाता दिखा। तभी इस मुस्तैद आरपीएफ जवान की नजर पीछे के कोच पर पड़ी। एक महिला के हाथ तो दरवाजे में थे लेकिन पांव नहीं। ट्रेन की तेज होती स्पीड के सामने लड़खड़ाती महिला कभी भी नीचे गिर सकती थी, लेकिन देवदूत बने जवान ने तेज दौड़ लगाकर महिला को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। जवान का नाम जयप्रकाश यादव है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर जवान की बहादुरी की सराहना की। यूपी के बस्ती में चाय की दुकान से शुरू हुआ विवाद शादी समारोह तक जा पहुंचा। माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ गई। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विवाद इतना बढ़ा कि एक गुट ने बीच सड़क पर खड़ी बोलेरो और बाइक को आग के हवाले कर दिया। आगजनी के दौरान अफरा तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया।
विवाद चाय की दुकान से शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के लोग 20 मिनट तक एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटते रहे। स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो पुलिस फोर्स आ पहुंची और किसी तरह दोनों गुटों को शांत कराया गया। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 7 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि हमले में घायल 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। लोहे की ग्रिल को काटे बगैर एक दुकान से 25,000 रुपए की चोरी हो गई। चोरी के इस वीडियो को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह नागपुर के एक बियर शॉप का सीसीटीवी है। ना कोई शोर, ना कोई जोर। चोर आया, ग्रिल पकड़ा, पैर ऊपर रखे, मुंह पर मास्क पहने चोर ने पहले एक पैर अंदर डाला और फिर दूसरा पैर, फिर लेटकर उसने अपना आधा शरीर अंदर घुसाया। इसके बाद पहले एक हाथ, फिर मुंह और आखिर में दूसरा हाथ अंदर की तरफ खींच लिया। इस चोर ने बियर काउंटर से 25,000 की बड़ी रकम चुराई। ये वो जगह है जहां से ग्राहक पैसा देता है और अंदर से सामान लेता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि नागपुर में एक ऐसा लचीला चोर भी है जो इतनी सी जगह में ही अंदर घुस सकता है। कोई इस चोर को ऑक्टोपस कह रहा है तो कोई रबड़ वाला आदमी। नागपुर का ये वीडियो कुछ दिन पुराना है जो अब सामने आया है। यूपी के बिजनौर में एक सरकारी अस्पताल की जानलेवा लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में डायलिसिस करवाने के दौरान बिजली चले जाने की वजह से एक मरीज की जान चली गई। 26 साल का सरफराज गुर्दे की बीमारी से जूझ रहा था। जिला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान जब बिजली कटी तो परिवार वालों ने जनरेटर चलाने की बात कही, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजा। बिजली कट होने की वजह से बीमार सरफराज की अस्पताल में ही तड़प कर मौत हो गई। प्रशासन के अधिकारी पहले तो डायलिसिस सेंटर की देखरेख करने वाली एक निजी कंपनी पर ठीकरा फोड़ रहे थे, लेकिन डीएम ने खुद लापरवाही की बात मानी। जनरेटर सेट और उसमें अवेलेबल डीजल जो है वो होना ज़रूरी था, मैंडेटरी था, ताकि मशीनें उनकी चलती रहें। उसकी भी जो है उन लोगों ने फैसिलिटी नहीं करी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर एक कैजुअलिटी कल हुई है। बिजनौर के जिला अस्पताल में ये डायलिसिस सेंटर साल 2020 से एक प्राइवेट कंपनी के सहारे चल रहा है। अस्पताल में डॉक्टर और टेक्नीशियन की भी भारी कमी है। देश में कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और साथ ही कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या भी 100 के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अब तक देश में कोविड की वजह से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 109 हो गई है, जबकि देश के अलग अलग राज्यों में कोविड के 6,836 सक्रिय मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में 428 मरीज कोविड पॉजिटिव आए हैं। हालांकि राहत की बात यहां यह है कि पिछले 24 घंटे में 1,168 मरीज ठीक भी हो गए। एक्टिव मरीजों की बात कर लें तो केरल में सबसे ज्यादा 1,659 कोविड पेशेंट हैं, जबकि गुजरात में 1,248, पश्चिम बंगाल में 747, कर्नाटक में 696 और दिल्ली में 555 एक्टिव कोविड मरीज इस वक्त हैं। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के बड़े देशों के नेता पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में तमाम गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इन सबके बीच इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मैक्रोन अपने मुंह पर हाथ रखकर मेलोनी से बात करते दिखे। मेलोनी भी झुककर उनकी बात सुनती दिखी। बात पूरी होती है, मेलोनी ने मैक्रोन की तरफ हैरानी से देखा। उन्होंने मैक्रोन को थम्स अप भी किया। इसके बाद मेलोनी ने भी मुंह पर हाथ रखकर उनसे कुछ कहा। जिस दौरान दोनों नेताओं के बीच कानाफूसी चल रही थी, उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समेत G7 देश के नेता मेज पर आमने सामने बैठे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या बात हुई। वैसे जॉर्जिया मेलोनी अपने अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। इससे पहले 16 मई को अल्बानिया में यूरोपियन देशों की एक बैठक में अल्बानिया के पीएम मेलोनी की अगवानी में घुटनों के बल बैठ गए थे। एक सेल्फी को तो जॉर्जिया मेलोनी ने #मेलोडी के नाम से भी शेयर किया था। प्रधानमंत्री मोदी भी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त कनाडा में हैं। आज रात होने वाले G7 के आउटरीच सत्र में पीएम मोदी भाग लेंगे। 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे। कनाडा के कैलगरी में उतरते ही पीएम का स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा के साथ आए कलाकारों ने एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत किया। सबका अभिवादन करते हुए पीएम मोदी भी G7 इवेंट वाली जगह पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री G7 के आउटरीच सत्र में 140 करोड़ देशवासियों का पक्ष रखेंगे।
तमाम वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। ग्लोबल साउथ की जो आवाज है उसे और मजबूती के साथ G7 शिखर सम्मेलन में उठाएंगे। पीएम के स्वागत में भारतीय मूल के लोगों ने वहां तिरंगे की थीम पर मिठाइयां बनवाई। ट्रूडो सरकार में बिगड़ते रिश्तों के बाद नई सरकार के कार्यकाल में पीएम मोदी का दौरा कनाडा भारत के रिश्तों की नई राह तय करने वाला माना जा रहा है। अगले कुछ घंटों में भारत के कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। अब जंग की खबरें आपको विस्तार से दिखा देते हैं। 13 जून से शुरू हुई ये जंग 5वें दिन भी जारी है। अब तक दोनों देशों ने एक दूसरे के मिलिट्री बेस पर हमला किया। ईरान के कथित परमाणु ठिकानों को इजरायल ने ध्वस्त करने का दावा किया। तबाही का मंजर ईरान के तेल और गैस डिपो तक पहुंच गया है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखाएंगे। इस जंग में रिहायशी इलाकों पर भी हमले देखे गए जिसमें निर्दोष लोग मारे गए। ईरान के मीडिया दफ्तर में भी हमला हुआ है। इजरायल ने बम गिराए। एंकर को जान बचाकर भागना पड़ा वहां से। ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। देखिए, कल देर रात इजरायल के फाइटर जेट ईरान में घुसे और भयंकर तबाही मचा दी। ईरान की राजधानी तेहरान से तबाही की भयंकर तस्वीरें देखने को मिली। वहीं ईरान पर हमले का अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसे खुद इजरायल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। वीडियो में इजरायल के खतरनाक लड़ाकू विमान इजरायल से उड़े और तेहरान में घुसकर तेहरान एयरपोर्ट पर खड़े ईरान के F-14 फाइटर जेट पर बम बरसा दिए। इजरायल का दावा है कि उसने तेहरान हवाई अड्डे पर खड़े ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। हमले के बाद इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कि ईरान अपने F-14 लड़ाकू विमानों से इजरायल पर हमला कर रहा था। इसी फाइटर जेट्स के जरिए ईरान ने इजरायल के ड्रोन अटैक को भी कई बार नाकाम किया। इसलिए इंटेलिजेंस यूनिट्स की मदद से इजरायल एयरफोर्स ने पहले इन लड़ाकू विमानों की लोकेशन का पता लगाया और फिर हवाई हमला करके ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए। इजरायल ईरान के बीच जंग तो 13 जून से शुरू हो गई थी, लेकिन इजरायल का ईरान के अंदर भयंकर कहर तो अब बरपा है। इजरायल ने अब ईरान के न्यूज चैनल्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तेहरान में सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर इजरायल ने भीषण बमबारी की है। और इजरायल का हमला इतना जोरदार था कि लाइव बुलेटिन के दौरान ही ईरान के सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग धू धू कर जलने लगी और बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। बताया गया कि इजरायल के हमले के बाद न्यूज चैनल में प्रसारण रोक दिया गया। काफी देर तक न्यूज चैनल की बिल्डिंग जलती रही और आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। कहा जा रहा है कि इजरायल ने ईरान के सारे न्यूज चैनल्स और सभी रेडियो स्टेशन उड़ाने की धमकी दी है। इजरायल ने उस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने को कहा है जहां ईरान के सभी बड़े और प्रमुख न्यूज चैनल्स हैं। सोमवार को इजरायल ने ईरान स्टेट ब्रॉडकास्टर एजेंसी यानी IRIB के तेहरान स्थित ऑफिस पर हमला किया था, जिसके बाद महिला न्यूज एंकर जान बचाकर स्टूडियो से भागती नजर आई। वहां मौजूद लोग चीखते हुए दिखे। इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने भी बारूदी कहर बरपाया। ईरान ने इजरायल के हाइफा शहर में एक पावर प्लांट को निशाना बनाकर हमले किए। ईरान के हमले में इजरायल के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा, जो कि जैसे ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हाइफा पावर प्लांट पर आकर गिरी, वहां जोरदार धमाका हुआ। ईरान के विध्वंसक हमले के बाद हाइफा पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। बता दें कि ईरानी हमलों को लेकर इजरायल में एयर रेड अलर्ट है। इजरायल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स ने इजरायली नागरिकों से बंकर में जाने की अपील की है। ईरान सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव पर कर रहा है, जिसकी वजह से तेल अवीव में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मिसाइल हमलों से तेल अवीव थर्रा उठा है और ईरानी हमलों से तेल अवीव में नॉन स्टॉप तबाही देखी जा रही है। तो देखिए, इजरायल वार कर रहा है तो दोगुनी ताकत के साथ ईरान बैलिस्टिक प्रहार कर रहा है। टकराव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दोनों देशों में ताबड़तोड़ हमलों से बारूदी बवंडर आ गया है। पहले सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब मीडिया हाउस और रिहायशी इलाकों पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। सबसे पहले बात ईरान की करते हैं। ईरान ने इजरायल पर सबसे बड़ा हमला हाइफा पोर्ट पर किया है। 1600 किलोमीटर दूर ईरान ने हाइफा को टारगेट किया। हाइफा पोर्ट पर 72 घंटे में 3 बार अटैक किए गए हैं। ईरान ने हमले के लिए खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने फारस की खाड़ी में मौजूद सबमरीन से खैबर मिसाइल दागकर हाइफा पोर्ट को तहस नहस कर दिया है। ईरान के हमलों से पोर्ट पर मौजूद तेल डिपो, हथियार गोदाम, रडार स्टेशन और कंट्रोल रूम सब तबाह हो गए हैं। अब बात आगे बढ़ते हुए इजरायल की कर लेते हैं कि इजरायल ने क्या किया है। तो ईरान के नेवल बेस को इजरायल ने टारगेट किया। इजरायल ने फारस की खाड़ी के पास पड़ने वाले बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले किए। बंदर अब्बास पोर्ट पर ईरान के दक्षिणी बेड़े की तैनाती है। इजरायल का दूसरा बड़ा टारगेट बशीहर नेवल बेस है।
ये भी फारस की खाड़ी के पास है, जहां पर ईरान के डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। इसके अलावा मध्य ईरान में पड़ने वाले मिसाइल ठिकाने भी इजरायल के टारगेट पर हैं। वहीं अब इजरायल के नए टारगेट ईरानी मीडिया के दफ्तर हैं, जिन पर इजरायल ने सोमवार को भयंकर बमबारी की है। देखिए, ये लड़ाई तो कहने को तो इजरायल और ईरान के बीच की है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका जो असर है, इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से लिखी गई है। इस लड़ाई की वजह से ट्रंप अपना G7 दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट गए। वॉशिंगटन वापस जाने से पहले उन्होंने ईरान की राजधानी तेहरान में रहने वाले लोगों को वहां से भाग जाने के लिए भी कहा। बीते कुछ घंटों के अंदर अमेरिका के इस आक्रामक रवैये से यहां सवाल पैदा होता है कि कहीं इस जंग में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आशंका को ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ने और ज्यादा हवा दी। G7 समिट के दौरान वर्ल्ड लीडर्स के साथ तस्वीर लेते वक्त जब मीडिया ने ट्रंप से पूछा कि वो जल्दी क्यों जा रहे हैं, तब जवाब में उन्होंने किसी जरूरी काम का हवाला दिया। जाहिर है ये जरूरी काम इजरायल और ईरान की जंग से जुड़ा ही होगा। ट्रंप ने बताया कि उन्हें बहुत बड़ा काम करना है, इसीलिए वो जल्दी जा रहे हैं। कनाडा से वापसी से पहले ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान के लोगों से कहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़कर चले जाएं। उनकी अपील के बाद तेहरान के गैस स्टेशंस पर गाड़ियों की कतार लग गई। अमेरिका की चेतावनी के बाद तेहरान के 1 करोड़ लोगों पर संकट आ गया है। देखिए, इस जंग में अमेरिका अब तक पीछे से इजरायल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि सुपर पावर धीरे अब सीधे तौर पर जंग में शामिल होने के मूड में आ चुका है। खबरें हैं कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। इससे पहले उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से वहां पर मौजूद था। अब इजरायल ईरान की जंग के बाद एक और जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर अपने जंगी जहाजों के साथ मिडिल ईस्ट जा रहा है। इसके साथ अमेरिका के मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या को भी बढ़ा दिया है। अमेरिका की तरफ से ये घेराबंदी इस बात का भी संकेत है कि वो ईरान को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की धमक हमेशा से रही है। ईरान के इर्द गिर्द ही अमेरिका ने कई देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, जहां से वो जब चाहे ईरान पर अटैक कर सकता है। उसके सबसे करीब बहरीन में अमेरिका की सेना है। मिस्र, जॉर्डन, यूएई, कुवैत, ओमान, कतर में अमेरिका मौजूद है। तुर्की में भी अमेरिका की सेना मौजूद है। तो अगर कहीं ईरान पर हमला करने की बारी आई तो अमेरिका उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगाएगा। और चलिए, इसी के साथ एबीपी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।